जांबाज जो अकेले ही पूरी बटालियन का खात्मा कर सकता है। वो एक गोली एक शिकार के सिद्धांत पर चलती है। एक सोल्जर का मोटो क्या है? एक गोली एक दुश्मन। ये दुनिया की हर आर्मी का एक ही मोटो है, एक गोली और एक दुश्मन। लेकिन एक स्नाइपर का मोटो क्या है? एक स्नाइपर का मोटो है एक गोली एक कमांडर, एक गोली एक वीआईपी टारगेट। बेहद सटीक, बेहद घातक और कैलकुलेशन ऐसी जहां चूक की कोई गुंजाइश नहीं। स्नाइपर कोई आम सैनिक नहीं होता, बल्कि यह किसी भी सेना का बेहद खतरनाक योद्धा माना जाता है। भारतीय सेना के जवानों और स्पेशल फोर्सेस के कमांडो ने कई बार दुश्मन को सीधे जवाब दिया है, चाहे वो आतंकी हो, दुश्मन हो या फिर सरहद पार करके आए कोई घुसपैठी हो, उन्हें दूर से ही अपनी गोली का निशाना बनाया है। भारतीय सेना में इन स्नाइपर्स की एक अलग पहचान है और इन्हें कड़ी से कड़ी और कठिन ट्रेनिंग से होकर गुजरना पड़ता है। अब चाहे वो दुश्मन सरहद के पार हो, सीमा के अंदर हो, हॉस्टेज सिचुएशन हो, कहीं भी हो, ये अपनी गोली से एक निशाना लगाते हैं और दुश्मन का काम तमाम। और इनका निशाना कभी चूकता नहीं है, क्योंकि इन्हें कठिन से कठिन ट्रेनिंग से होकर गुजरना पड़ता है, तब जाकर ये बन पाते हैं सेना के अर्जुन। एलओसी से लेकर एलएसी तक सुरक्षा को अचूक बनाने के लिए भारतीय सेना कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। दुश्मन को दूर से ही मार गिराने के लिए स्नाइपर की टोली को टफ ट्रेनिंग दी जा रही है। स्नाइपर शूटिंग स्पेशलिस्ट होते हैं, उन्हें एक गन शॉट में दुश्मनों को खत्म करने के लिए ट्रेंड किया जाता है। यह अकेले, पैर में या फिर टीम के साथ ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। स्नाइपर, जैसा कि आप जानते हैं, एक पोटेंट फोर्स मल्टीप्लायर की तरह काम करता है, जो कि लॉन्ग रेंज पे हाई वैल्यू टारगेट्स को एंगेज करने के काम आता है। ये लोग हाईली मार्क्समैनशिप, सर्वाइवल एंड आपका लॉन्ग रेंज सर्विलेंस में माहिर होते हैं। यहाँ पर हम स्नाइपर नोड में फॉर्मेशन की ट्रेनिंग कराते हैं स्नाइपर्स की, जिसमें उनको इन्हीं चीजों पे ट्रेनिंग किया जाता है, ताकि वो एनिमी एरिया में जाके अपना सर्वाइवल, लॉन्ग रेंज स्नाइपिंग और लॉन्ग रेंज सर्विलेंस कर सके 48 से 72 आवर्स तक। उनको हम अलग अलग प्रकार की ट्रेनिंग देते हैं, जिसमें 500 से लेके 1100 मीटर तक की रेंज पे हम उनको फायर कराते हैं और ट्रेनिंग देते हैं। स्नाइपर राइफल में इतनी ज्यादा ताकत होती है कि इससे निकली बुलेट कंक्रीट तक को भेद सकती है। अफगानिस्तान और सीरिया युद्ध में अमेरिकी सैनिकों ने अलकायदा और तालिबान के लड़ाकों को मारने के लिए भारी संख्या में स्नाइपर राइफलों का इस्तेमाल किया था। यूक्रेन के सैनिकों ने भी शहरी लड़ाई में रूस के खिलाफ स्नाइपर राइफल्स का इस्तेमाल किया। एक स्नाइपर की क्षमता सिर्फ बेहतर हथियारों पर निर्भर नहीं होती, कठोर प्रशिक्षण और अनुशासन भी उतना ही जरूरी होता है। भारतीय सेना ने युद्ध के माहौल में सटीकता, अनुकूल शालीनता और सहन शक्ति बढ़ाने के लिए अपने स्नाइपर ट्रेनिंग कार्यक्रमों में व्यापक बदलाव किए हैं। और ये बदलाव संस्थागत स्तर पर और व्यक्तिगत कोर्स स्तर पर भी किए जा रहे हैं। इंडियन आर्मी वक्त वक्त पर स्नाइपर ट्रेनिंग कोर्सेज को मॉडिफाई करती रहती है, ताकि स्नाइपर्स बदलते युद्ध के तौर तरीकों के साथ पूरी तरह से अवगत रहें। और अब यह डिसाइड किया गया है कि स्नाइपर कोर्स 2 तरह के होंगे, एक बेसिक और एक एडवांस। और इसका सीधे तौर पर मकसद ये है कि मॉडर्न वॉरफेयर में हमारे स्नाइपर्स के पास भी हर तरह का रण कौशल होना चाहिए। सेना के जवानों की तरह स्नाइपर मशीन गन या फिर AK-47 राइफल का इस्तेमाल नहीं करते। उन्हें लंबी दूरी की मारक क्षमता वाली स्नाइपर राइफल्स दी जाती हैं, जिससे वो अचूक निशाना लगा सके
ठीक वैसे ही जैसे महाभारत की कथा में अर्जुन ने मछली की आंख पर निशाना लगाया था। सर, जो सबसे पहले एक स्नाइपर है उसके अंदर सबसे पहले धैर्य और पेशेंस होना बहुत जरूरी है उसके अंदर, कि क्योंकि कई बार क्या होता है एक ही पोजीशन में बहुत टाइम तक रहना पड़ता है, तो पेशेंस बहुत जरूरी। दूसरा क्या है सर, उसकी विल पावर बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। तीसरा है सर, कैमोफ्लेज एंड कंसीलमेंट में महारत हासिल होनी चाहिए उसे। वो जिस जगह पर जाएगा उसको उसी के अनुसार ढल जाना है सर। तीसरा क्या है, उसकी ऑब्जर्वेशन पावर बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। चौथा क्या है कि अगर कोई भी ग्रुप चल रहा हो कुछ भी, तो उसके अंदर इतनी काबिलियत होनी चाहिए कि उस कमांडर को पहचान सके सर। एक अलग स्किल को पहचानने की ताकत होनी चाहिए उसके अंदर। और लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सर, 1 बुलेट 1 कमांडर, मतलब एक गोली एक दुश्मन नहीं, एक गोली एक लीडर को मारने की काबिलियत है उसके अंदर सर। जब कोई स्नाइपर गोली चलाता है तो ट्रिगर दबाने से पहले कई बातों पर सोच विचार करना पड़ता है, जैसे हवा की रफ्तार, हवा की दिशा, टारगेट की दूरी, प्रकाश स्रोत, तापमान और वायु दबाव। सैकड़ों मीटर दूर से टारगेट पर निशाना लगाना आसान नहीं होता। हवा और गर्मी की वजह से गोली की दिशा बदल सकती है। यहाँ तक कि स्नाइपर की सांसों और उसकी हार्ट बीट से भी एक्यूरेसी पर असर पड़ता है। टारगेट की झलक मिलते ही स्नाइपर को इन सारी बातों को कैलकुलेट करके खुद को एडजस्ट करना पड़ता है। गोली चलाने के लिए एक अच्छी स्थिति बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसीलिए स्नाइपर हमेशा जोड़ी में काम करते हैं। हैरान हो गए ना? ज्यादातर लोग हैरान हो जाते हैं। स्नाइपर के बारे में सुनने पर यह ख्याल आता है कि एक अकेला बंदूकधारी कहीं छिपकर अपने टारगेट पर निशाना लगाता होगा, लेकिन यह अधूरा सच है। स्नाइपर जोड़ी में काम करते हैं। वो जान लेने से ज्यादा इस बात को लेकर चिंता जताते हैं कि वो कितनी जानें बचाते हैं। स्नाइपर की कामयाबी में उसके साथी या स्पॉटर का अहम रोल होता है। स्पॉटर का काम स्नाइपर को यह बताना होता है कि टारगेट कहां है और परिस्थितियां कैसी हैं। स्पॉटर दूरबीन की मदद से लक्ष्य का चुनाव करता है और स्नाइपर अपनी राइफल पर लगे स्कोप से दुश्मन पर निशाना साधता है। कई बार स्नाइपर और स्पॉटर उस इलाके के नजदीक होते हैं जहां लड़ाई चल रही होती है। वो अपने हथियार खुद ले जाते हैं और दुश्मन के इंतजार में घंटों तक छिपे रहते हैं। अगर एक स्नाइपर अपनी पोजीशन में लेटा हुआ है तो उसका पार्ट स्नाइपर 2 जो होगा सर, वो ही बताएगा कि भाई कि आपका एनिमी कितनी दूर है। अगर आपका एनिमी एक हरकती टारगेट है, एग्जांपल के लिए अगर आपका एनिमी मूवमेंट कर रहा है तो उसकी मूवमेंट की क्या स्पीड है सर, ठीक है। आपसे जो आपका एनिमी है उसका डिस्टेंस कितना है, आपका जो जिस जगह पर आप हैं वहां पर एयर का डिस्टेंस कुछ और है सर। हो सकता है कि अगर 100 मीटर मतलब 1000 मीटर, 1500 मीटर, 2000 दूरी पर मेरा एनिमी है, लेकिन यहाँ पर एटमॉस्फेयर एयर स्पीड अलग है और आपका जहां टारगेट है वहां डिफरेंट है। तो आपका क्या है, जो भी स्नाइपर 1 है वो स्नाइपर 2 पर पूरा भरोसा कर सके सर, क्योंकि अगर दोनों एक दूसरे को समझते हैं, तालमेल दोनों के बीच में अच्छा है, तभी क्या हो सकता है आप अपने एनिमी को किल कर सकते हैं। स्नाइपर से यदि कोई शॉट मिस हो जाता है तो स्पॉटर तुरंत हालात को भांप लेता है और स्नाइपर को रीलोड करके निशाना लगाने या मिशन को रोकने के लिए कहता है। स्पॉटर तेज गति से जाने वाली गोली के पीछे हवा में भाप के संघनन से बनने वाली निशान पर नजर रखता है और भारी भरकम किट को उठाने में भी मदद करता है। सही निशाना लगाने के लिए हवा की रफ्तार और मौसम की दूसरी दुश्वारियों का अंदाजा होना चाहिए, और यही एक बड़ी वजह है कि बहुत सारी सेनाएं जब भी किसी इंपॉर्टेंट मिशन पर जाती हैं तो वो अपने सबसे परफेक्ट स्नाइपर को ही मैदान में उतारती हैं। उसका कारण यही होता है कि उसे सबसे पहली बात हवा की रफ्तार का अंदाजा होता है, मौसम को वो अच्छे तरीके से भांप लेता है और जो आसपास की परिस्थितियां यानी कि निशाना लगाने की अनुकूल परिस्थितियां जो होती हैं वो उस हिसाब से ही टारगेट पर वार करता है।
स्पॉटर के दिशा निर्देश के बाद स्नाइपर का काम शुरू हो जाता है। सबसे पहले वो पोजीशन लेता है, अपनी सांस थामता है, दूरी का अंदाजा लगाता है, स्पॉटर की सलाह पर गौर करता है और फिर फायर करता है। स्पॉटर के पास अपना एक विशेष स्कोप होता है जो स्नाइपर राइफल के स्कोप से कहीं ज्यादा पावरफुल होता है। स्पॉटर अपने स्कोप का इस्तेमाल स्नाइपर को टारगेट के सटीक लोकेशन की जानकारी देता है और शॉट सेट करने में मदद करता है। कई बार युद्ध का मैदान बिल्कुल खाली दिखता है, कोई हरकत नहीं होती, मगर ये छलावा भी हो सकता है। वीरान और शांत दिखने वाले इलाके में बेरहम शिकारी छिपे हो सकते हैं। आमतौर पर स्नाइपर छिपने, छलावण, घुसपैठ और निगरानी तकनीकों में निपुण होते हैं। सैन्य स्नाइपर्स का इस्तेमाल युद्ध के मैदान में कई तरह के अभियानों में किया जाता है और स्नाइपर का मुख्य मिशन ट्रिगर दबाने से जुड़ा नहीं होता। स्नाइपर की भूमिका टोपी की भी होती है। स्नाइपर असल में चुपके से टारगेट को अंजाम देने में माहिर होते हैं, यानी कि बिना दुश्मन की आंखों के सामने आए वो पीछे छिप के दुश्मन की ताकत, उसकी पोजीशन का सही तरीके से अंदाजा लगा लेते हैं और फिर उस पर निशाना लगाते हैं। और यही एक बड़ी वजह है कि सेना स्नाइपर्स को चुनती है ताकि वो दुश्मन को सीधे तौर पर नुकसान पहुंचा सके। दुश्मन सेना के बड़े अफसरों या हाई वैल्यू टारगेट को निशाना एक बड़ी खास रणनीति मानी जाती है। उनके मारे जाने के बाद दुश्मन की हर योजना नाकाम हो सकती है। स्नाइपर का मोटो एक गोली एक कमांडर या 1 बुलेट 1 लीडर। तो एक स्नाइपर का काम है, अगर आपने लीडर को मार दिया तो उनकी पूरी की पूरी प्लानिंग खत्म सर। क्योंकि दुनिया में कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन है या कोई ना कोई इंडियन मतलब दुनिया की कोई सी भी आर्मी है या बटालियन है या क्या कहते हैं कंपनी है या प्लाटून है, उनका कोई ना कोई तो लीडर होगा ना सर। अगर एक लीडर को ही आपने मार दिया तो उनकी सारी प्लानिंग खत्म हो जाती है। इसलिए जो भी एक स्नाइपर होता है उसको बहुत हाई टारगेट दिया जाता है ताकि उस ऑर्गेनाइजेशन की पूरी प्लानिंग ही खत्म कर दिया जाए सर। आमतौर पर स्नाइपर का मिशन उसके मोर्चा संभालने से पहले ही शुरू हो जाता है। सबसे पहले की जाती है मैदान जंग की तैयारी। एक स्नाइपर की सबसे बड़ी ताकत होती है उसका दिमाग और उसकी राइफल। स्नाइपर अपने दिमाग और जिस्म को लक्ष्य पर फोकस करने में महारत रखते हैं। ये मैदान जंग में कई दिनों तक एक ही जगह पर छिप कर रह सकते हैं। उन्हें हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार किया जाता है। स्नाइपर को छिपकर सटीक वार करने के लिए अपना दिमाग बिल्कुल ठंडा रखना होता है। एक अच्छा फायरर, एक अच्छा स्नाइपर अगर अपने टारगेट को एलिमिनेट करता है तो उसकी 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है सर। क्योंकि अगर हम लोग देख भी रहे होते हैं अपने टारगेट को, क्या आपकी आंख यानी कि आपका पॉइंट ऑफ एम और आपका माइंड एक ही जगह है या नहीं है। क्योंकि सपोज करो अगर मैं किसी भी टारगेट को हिट कर रहा हूं तो इस टाइम 2 चीजें चल रही है, सिर्फ मेरी आंख नहीं चल रही है टारगेट के ऊपर, मेरा माइंड भी चल रहा है सर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरी आंख या मेरा पॉइंट ऑफ एम तो टारगेट पर है बिल्कुल एक्यूरेसी के ऊपर, लेकिन मेरा दिमाग कहीं और है। अगर ये दोनों चीजें एक साथ नहीं होंगी आप अपने टारगेट को कभी भी हिट नहीं कर पाओगे। आमतौर पर इन्फेंट्री यूनिट्स, पैरा एसएफ और घातक प्लाटून से चुने जाते हैं स्नाइपर्स। एक स्नाइपर बनने के लिए फिजिकल फिटनेस, एकाग्रता, मानसिक धैर्य और सटीक निशाना जरूरी होता है। स्नाइपर को ट्रेनिंग में दूरी नापने की तकनीक, मौसम के असर को समझना और एक गोली में मिशन पूरा करना सिखाया जाता है। करीब करीब दुनिया की हर सेना में स्नाइपर्स हैं। माना जाता है कि 1770 में ब्रिटिश सेना ने सबसे पहले स्नाइपर्स की भर्ती की। आज भारत में कुछ चुनिंदा जगहों पर स्नाइपर्स की ट्रेनिंग होती है। भारतीय सेना के स्नाइपर्स को मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के महू में स्थित इन्फेंट्री स्कूल में प्रशिक्षित किया जाता है। बर्फीले इलाकों में स्नाइपर्स की ट्रेनिंग के लिए गुलमर्ग में हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल है। वहीं काउंटर इंसर्जेंसी और जंगल वॉरफेयर स्कूल मिजोरम में जंगलों और गुप्त ऑपरेशंस के लिए ट्रेनिंग दी जाती है ताकि बदली चुनौतियों और तकनीकों की सही जानकारी मिल सके। सेना हर हालात, हर चुनौती के लिए स्नाइपर्स की ऐसी टुकड़ी तैयार करती है जो दुश्मन को मात देने की गारंटी बन जाते हैं।
स्नाइपर का काम क्या है? स्नाइपर का काम है कि उस जगह पर जाना और वैसे ही अपने आप को ढाल लेना। अब एक स्नाइपर है, स्नाइपर कोई मेट्रो में तो जाएगा नहीं या प्लेन में तो जाएगा नहीं। अगर उसे अपना कोई भी टारगेट किल करना होगा तो किसी माउंटेन के ऊपर जाएगा, किसी जंगल का रास्ता अपनाएगा वो। तो उनकी ट्रेनिंग के लिए भी ऐसी लोकेशन चुनी जाती है जिसके आसपास पहाड़ी एरिया हो, आसपास जंगल हो, ताकि वहां पर वो अच्छे से ट्रेनिंग कर सके। सशस्त्र बल के लिए स्नाइपर राइफल्स का चुनाव करना भी आसान नहीं है। एक बढ़िया स्नाइपर राइफल का चुनाव करते समय कई मानदंडों का मूल्यांकन किया जाता है, जैसे राइफल की रेंज, उसकी कैलिबर, अचूक निशाना लगाने की क्षमता, उसकी विश्वसनीयता यानी कि राइफल को हर इलाके में प्रभावी ढंग से कार्य करने की क्षमता, एडेप्टेबिलिटी यानी अनुकूलन क्षमता, जिसमें राइफल में अलग से उपकरण लगाने की क्षमता होती है। और एक अच्छे स्नाइपर राइफल के अंदर सर, एक अच्छे स्नाइपर राइफल की एक्यूरेसी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर मेरे से आप पूछो, मैं बोलता हूं कि मुझे कौन सा स्नाइपर राइफल अच्छा है, जो लाइट वेट हो सर, जिसका वेट बहुत कम हो, जिसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी हो, जिसको कैरी करने में बहुत ईजी हो, जिस राइफल के अंदर बार बार रोक ना पड़े। अगर मैं कभी भी फायरिंग के अंदर जा रहा हूं तो बार बार राइफल गलती ना करे, ठीक है। और राइफल जितना छोटा होगा उतना मेरे लिए ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि मैं ये कहूंगा कि स्नाइपर जितने भी होते हैं सारे लॉन्ग बैरल होते हैं, लेकिन मेरे लिए जितना छोटा राइफल होगा कैरी करने के लिए उतना ज्यादा बेटर है। और सबसे अच्छी चीज उसकी उसकी रेंज बहुत ज्यादा दूर तक होनी चाहिए सर। मैं चाहूंगा कि मेरा स्नाइपर राइफल 2000 मीटर तक हिट करे। मेरा स्नाइपर राइफल एंटी टैंक के अंदर भी आयरन को क्रॉस कर जाए। रण क्षेत्र में चर्चा स्नाइपर्स और उनके वेपन्स की भी होगी, लेकिन उससे पहले आपको एक दिलचस्प कहानी बताते हैं, जिसमें एक छोटे से देश फिनलैंड के एक स्नाइपर ने सोवियत संघ को घुटने के बल ला दिया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की चिंगारी भड़क चुकी थी। सोवियत संघ की रेड आर्मी के कदम यूरोप के एक छोटे से देश फिनलैंड में दाखिल हो चुके थे। उस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। जनवरी के मौसम में पारा माइनस में गोते लगा रहा था। हड्डियां कपा देने वाली ठंड में सोवियत सैनिकों की एक टुकड़ी इस बात से बेखबर आगे बढ़ रही थी कि आगे मौत उनका इंतजार कर रही है। सैनिकों की टुकड़ी एक तेजी से आगे बढ़ रही थी कि तभी अचानक एक सोवियत सिपाही जमीन पर लुढ़क जाता। साथ ही सैनिक कुछ समझ पाते उससे पहले ही एक और सिपाही निढाल हो गया और फिर तेजी से एक एक कर कई सैनिकों की जान चली गई। ये सब गोली लगने की वजह से मारे गए थे। बेहद कोशिश के बाद भी सोवियत सैनिकों को आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। सभी एक दूसरे को हैरत से देख रहे थे। तभी उनका कमांडर, जो अब तक एक पेड़ की आड़ ले चुका था, उनसे कहता है कि छुप जाओ, ये व्हाइट डेथ है। ये कहानी इतिहास के सबसे जानलेवा स्नाइपर की है। यूरोप के एक छोटे से देश फिनलैंड का एक सैनिक, जिसने महज 100 दिनों में आधी से ज्यादा बटालियन को खत्म कर दिया। और यह आंकड़ा तब है जबकि उसके हाथों मशीन गन से मारे गए लोगों का आंकड़ा नहीं है। ये कहानी है सिमो हायर यानी कि व्हाइट डेथ की। सत्रह दिसंबर 1905 को फिनलैंड के एक छोटे से राज्य करेलिया में सिमो हायर का जन्म हुआ। 17 साल की उम्र में फौज ज्वाइन की और 1939 आते आते वो एक काबिल स्नाइपर बन गया। साल 1939 में जब सोवियत फौज ने फिनलैंड पर आक्रमण किया, उस वक्त सिमो ने अपने ही देश की हिफाजत के लिए युद्ध में हिस्सा लिया। एक 109 दिन चले युद्ध में सिमो ने खुद 98 दिन तक बैटलफील्ड पर काम किया। युद्ध के दौरान एक दिन तो ऐसा गुजरा जब उन्होंने अकेले 25 सोवियत सैनिकों को अपना निशाना बनाया। 98 दिनों की लड़ाई में सिमो के नाम ने सोवियत फौज में ऐसी दहशत फैला दी कि सोवियत सैनिक उन्हें व्हाइट डेथ के नाम से बुलाने लगे।
जो सबसे बड़ी खासियत ये थी कि ये स्नाइपर अटैक करने के में महारत रखते थे। और 1939-40 में जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का समय था, जब फिनलैंड का युद्ध सोवियत यूनियन से हो रहा था, तो ऐसे में साइमन हेया के द्वारा 500 लोगों को स्नाइपर अटैक करके मारा गया था। और जाहिर है कि इसी वजह से इनको एक व्हाइट डेथ के नाम से भी पुकारा जाता है। सीमो का नाम व्हाइट डेथ इसलिए पड़ा था क्योंकि सफेद बर्फ की चादर में उन्हें ढूंढना मुश्किल था। सफेद कपड़े पहनने के अलावा उन्होंने अपनी बंदूक भी सफेद रंग से पेंट करवा ली थी। चेहरे पर भी वो सफेद मास्क पहनते थे। बर्फ में ऐसा चिपते कि बेहद नजदीक आने पर भी किसी को पता नहीं चलता। सीमो का तरीका बेहद नायाब था। दरअसल उस दौर में स्नाइपर्स अपनी राइफल के आगे स्कोप लगाया करते थे, जिससे निशाना साफ और थोड़ा बड़ा नजर आता था, यानी कि टारगेट इजी। लेकिन सीमो ऐसा नहीं करते थे। स्कोप में जो लेंस था उस पर लाइट पड़ती थी, जिससे दुश्मन को आपकी पोजीशन का सही से अंदाजा हो जाता था और दुश्मन उसे ट्रैक कर सकता था। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह कि इस लेंस में बार बार फॉग आ जाता था, जिसे साफ करने में वक्त लगता था। सीमो का अनुशासन इतना तकड़ा था कि लड़ाई के दौरान वो अपने मुंह में बर्फ डाल लेते ताकि उनके मुंह से भाप न निकले। भाप से उनकी पोजीशन का पता चल सकता था। 96 दिन की लड़ाई में सीमो हेया ने औसतन रोज 5 दुश्मनों को अपना निशाना बनाया। सीमो के खुद के संस्मरणों के मुताबिक उन्होंने 509 लोगों को स्नाइपर से निशाना बनाया। लड़ाई के बाद हेया को फिनलैंड में हीरो का दर्जा दिया गया, क्योंकि उनके बड़े योगदान के कारण ताकतवर सोवियत फौज भी फिनलैंड को जीत नहीं पाई। 103 दिन तक चली लड़ाई के बाद सोवियत फौज फिनलैंड के सिर्फ 9% हिस्से पर ही कब्जा कर पाई। इस युद्ध में सोवियत फौज को इतना नुकसान हुआ कि आखिर में उन्हें संधि करनी पड़ी। स्नाइपर किसी भी सेना का सबसे खतरनाक योद्धा माना जाता है। क्यों? क्योंकि वो दुश्मन की सेना को टारगेट करके उसकी रीढ़ को सबसे पहले कमजोर कर सकता है। स्नाइपर राइफलें आमतौर पर बोल्ट एक्शन राइफलें होती हैं। इसका मतलब है कि स्नाइपर को हर बार गोली चलाने के लिए उसे लोड करना और चैम्बर में रखना होता है। एक बार गोली चलाने के बाद उसे शेल केसिंग को साफ करना होता है और उसे दूसरे राउंड के लिए तैयार करना पड़ता है। हालांकि उन्हें चलाना ज्यादा मुश्किल होता है और उनकी फायर करने की स्पीड बेहद धीमी होती है। बोल्ट एक्शन राइफलें ज्यादा पसंद की जाती क्योंकि उनमें ऑटोमेटिक राइफलों की तुलना में कम झटका लगता है, जिससे निशाना चूकने की आशंका कम हो जाती है। स्नाइपर यानी कि दुश्मन की सेना का वो जांबाज जो हमेशा अपने देश की सेवा के लिए तत्पर रहता है। उसका निशाना हमेशा अचूक होता है और यहीं पर उसका साथ निभाती है उसकी वो भरोसेमंद दोस्त जो हमेशा उसके साथ रहती है, यानी वो राइफल जो अचूक निशाना लगा सकती है। भारतीय सेना के जवान और स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज ने कई बार आतंकियों, घुसपैठियों और दुश्मनों को दूर से ही गोली मारकर उन्हें खत्म कर दिया। चाहे वो सीमा पर चल रहा युद्ध हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो, शहर के अंदर हॉस्टेज सिचुएशन हो या फिर जंगल वॉरफेयर, हर जगह स्नाइपर राइफलों का उपयोग बाखूबी होता आया है। इन्हीं राइफल्स में एक है डोर्गनोव SVD। भारतीय सेना में इसे DMR यानी कि डेजिग्नेटेड मार्क्समैन राइफल कहा जाता है। सोवियत यूनियन का सबसे ताकतवर हथियार साल 1963 में लगातार कई देशों की सेनाओं में सर्विस दे चुका है। भारतीय सेना में मौजूद डोर्गनोव SVD 7.62/54 MMR कार्ट्रिज वाली सेमी ऑटोमेटिक राइफल है, जिसमें 10 और 20 राउंड की डिटैचेबल मैगजीन लगी होती है। इससे चली गोली 830 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से जाती है। इफेक्ट फायरिंग रेंज की बात की जाए तो ये 800 से 1000 मीटर तक निशाना लगा सकती है। डोर्गनोव SVD में टेलीस्कोप साइट, नाइट विजन साइट, आयरन साइट और रेयर नॉच साइट लगाया जाता है। ये दुनिया की सबसे भरोसेमंद स्नाइपर राइफल्स में से एक है और इसका इस्तेमाल दुनिया के करीब 47 देश करते हैं।
ड्रैगनो स्नाइपर राइफल मेरा भी बेस्ट राइफल है सर। अगर इसके ऊपर आप एक टेलीस्कोप साइड देखोगे तो PSO1, मतलब जब भी उस टेलीस्कोप साइट को बनाया गया था तो PSO1 पैसिव साइट ऑब्स्टिकल 1 इसलिए बनाया गया है क्योंकि जब भी उसको बनाया वो एक ही बारी में सक्सेस हो गया सर। और एक अच्छा राइफल है, 1300 मीटर तक एक्यूरेट हेड शूट करता है सर, सेमी ऑटो राइफल है, लाइट वेट राइफल है, 5 तरह का एम्युनिशन इससे फायर हो सकता है सर। ऐसा नहीं है कि आप एक ही तरह का एम्युनिशन इससे फायर कर सकते हैं। अगर एंटी एयरक्राफ्ट के खिलाफ फायर करना हो तो एक अलग एम्युनिशन डलता है। तो 5 तरह की गोलियां स्नाइपर राइफल के अंदर डलती है। स्नाइपर राइफल्स को ताकत देती है उसकी बुलेट। स्नाइपर गन में अलग अलग कैलिबर की बुलेट लगी होती हैं। जैसे 220 बुलेट की स्पीड सबसे ज्यादा कही जाती है। ये 1200 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड को छू सकती है। इसी तरह .338 लापुआ मैगजीन बुलेट की स्पीड 900 से 1000 मीटर प्रति सेकंड है। इसके अलावा 300 विंचेस्टर मैगजीन की स्पीड भी आमतौर पर 900 से 1000 मीटर प्रति सेकंड होती है। रक्षा क्षेत्र में भारत के कदम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। भारत ने अब मेड इन इंडिया स्नाइपर राइफल्स का निर्यात भी शुरू कर दिया है। बेंगलुरु की एक कंपनी ने .338 लापुआ मैगजीन स्नाइपर राइफल का निर्यात किया है। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय कंपनी को इस राइफल के लिए विदेश से करीब 400 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। .338 लापुआ मैग्नम एक बोल्ट एक्शन राइफल है जो मैच ग्रेड गोला बारूद के साथ एक कुशल निशानेबाज के हाथों में बेहद खतरनाक साबित हो सकती है। .338 लापुआ मैगजीन की रेंज करीब 1500 मीटर यानी कि 1.5 किलोमीटर है और वजन 6.5 किलो। इस राइफल के साथ 5 से 10 राउंड डिटैचेबल मैगजीन बॉक्स अटैच होते हैं। साथ ही दिन और रात के लिए अलग से ऑप्टिक्स यानी कि दूरबीन लगाए जाते हैं। इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये फ्लेक्सिबल और फोल्डेबल है। आज हर मुश्किल हालात में सेना के जवानों की हमजोली बन चुकी है ये राइफल। ये अल्टीमेटेड बॉन्ड है एक सैनिक और मशीन का, जो कि रणभूमि में साथ साथ कदम ताल करते हैं। भारतीय सेना के पास इजराइल की बनी टेबोर बुलपप असॉल्ट राइफल भी है जो सेमी और फुली ऑटोमेटिक मोड में आती है। अचूक निशाना लगाना इसकी सबसे बड़ी ताकत में शुमार है। भारत में टेबोर राइफल्स के अलग अलग वर्जन का इस्तेमाल होता है जिसे TR-21, GTR-21, CTR-21, STR-21, MTR-21 वेरिएंट्स शामिल हैं। टेबोर 21 नजदीकी लड़ाई में बेहद कारगर हथियार माना जाता है। खासकर छुपे हुए आतंकियों का खात्मा करने में इसका इस्तेमाल होता है। टेबोर धार राइफल जो है अपने आप में इंडियन फोर्सेस के हाथ में जब आती है तो ये एक फिनोमिनल डेवलपमेंट होगी, क्योंकि ये हम 7.62 mm की जो पहले वाली हमारी राइफल थी, उसके बाद 5.56 की इंसांस इंडियन मेड थी, और अब अगर टेबोर हम अपने जवानों को देते हैं तो इसके 2-3 बहुत बड़े फायदे हैं। एक है इसकी चैम्बर राउंड कैपेसिटी, जो मैगजीन कैपेसिटी है वो 20 से 30 राउंड हो जाती है। साथ ही साथ रेंज भी जो है वो 400 से 500 मीटर हो जाता है, जो अपने आप में एक फिनोमिनल रेंज है। साइक्लिक रेट ऑफ फायर जो है, रेट ऑफ फायर अपने आप में इज टू गुड अ रेट ऑफ फायर, आई मस्ट से दैट। इसके अलावा जब ये हथियार बिकॉज ऑफ इट्स साइज, बिकॉज ऑफ इट्स वेट, स्पेशल फोर्सेस जब किसी मिशन पर निकलते हैं तो वो एक मशीन की तरह काम करते हैं। किसी ऑपरेशन के दौरान रेडियो का इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि हाथ के इशारे से संकेत दिया जाता है। देखो और मारो के मिशन के कामयाब होने की बड़ी वजह यह है कि इनमें टीम के हर सदस्य को अपनी भूमिका मालूम होती है। मुश्किल प्रशिक्षण और प्रैक्टिस की वजह से इनकी एक्यूरेसी 100% तक रहती है। आतंकियों के खिलाफ नजदीकी लड़ाई में टेबोर के ज्यादा कारगर होने की वजह यह है कि ये इंसास राइफल के मुकाबले ज्यादा हल्की और छोटी है, जिससे ये ज्यादा स्टेबल और भरोसेमंद मानी जाती है। TR-21 में 457 mm बैरल है। GTR-21 में T-40 अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर अटैच रहता है। CTR-21 में शॉर्ट बैरल वाला एक कॉम्पैक्ट वर्जन है जिसे कार्बाइन वेरिएंट भी कहते हैं। STR-21 में डिटैचेबल बॉयपॉइंट और मैच ग्रेड बैरल का फीचर दिया हुआ है।
मोर्टार 21 एक अपने आप में बहुत ही घातक वेपन सिस्टम है एज अ राइफल, जिसका के अगर उसकी खूबियां देखें 550 मीटर का मैक्सिमम रेंज एक बहुत अच्छा रेंज माना जाता है एनिमी को दूर तक एंगेज करने के लिए। इसमें जो राउंड्स जो हैं वो 30 राउंड की मैगजीन है। इसकी जो मजल वेलोसिटी है, जिस स्पीड से वो ट्रेवल करता है बुलेट, 910 मीटर्स पर सेकेंड, अपने आप एक बहुत बड़ी बात है। और जो सस्टेन रेट ऑफ फायर है जो राउंड्स का, वो जो है वो रेट ऑफ फायर दैट इज 750 टू 950 राउंड्स। ओह माय गॉड, ओवरऑल अगर आप देखें तो एज अ राइफल ये एक अजूबा है। हमारे दोनों पड़ोसी देशों की ज्यादातर सरहदें पहाड़ों पर हैं, लिहाजा सेना को ज्यादा अलर्ट रहना पड़ता है। भारतीय सेना आमतौर पर AK-47 राइफल का इस्तेमाल करती थी और इसी के साथ साथ इंसास राइफल्स का भी इस्तेमाल होता था, जिसकी रेंज 300 मीटर तक है। लेकिन कश्मीर जैसे इलाके में जहां पर आतंकियों के पास AK-47 राइफल पहले से ही मौजूद थी, तो ऐसे में मुकाबला बिल्कुल बराबरी का हो जाता था। और यहीं से सोच उत्पन्न हुई कि भारतीय फौज को अत्याधुनिक राइफल से लैस करना चाहिए, और यही एक बड़ी वजह थी कि अमेरिका के साथ 6 राइफल्स का कॉन्ट्रैक्ट किया गया। जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन के लिए नई 6 असॉल्ट राइफल्स के आने से भारतीय सेना की ताकत कई गुना बढ़ गई है। अगर आतंकी घर में छिपा हो तो उनके सफाई के लिए बेहद कारगर है 6 राइफल। भारत के पास 6 असॉल्ट राइफल्स का सबसे लेटेस्ट वर्जन 716i मौजूद है। 716 राइफल्स में ज्यादा ताकतवर 7.62/51 mm कारतूस का इस्तेमाल होता है। इस राइफल से 1 मिनट में 850 राउंड फायर की जा सकती है। लगातार फायरिंग से राइफल का बैरल गर्म हो जाता है और ओवरहीटिंग की समस्या खड़ी हो जाती है। एक बार राइफल ओवरहीट हो जाता है तो जब तक वो ठंडा ना हो जाए उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता, जो किसी भी सिचुएशन में सैनिक के लिए खतरनाक है। 6 में ओवरहीटिंग की समस्या नहीं आती। 6 के बारे में कहा जाता है कि लगातार 2000 राउंड तक फायर कर सकती है। राइफल का ओवरहीटिंग होना एक डेंजरस स्टेट है, और जाहिर है कि अगर राइफल ओवरहीट होती है तो उसके जो कार्ट्रिजेस हैं वो ब्लो अप कर सकते हैं, और राइफल अगर ओवरहीट होती है, बैरल ओवरहीट होती है, तो जो कार्ट्रिजेस हैं वो जाहिर है कि फायर करने में उन्हें दिक्कतें आएंगी। 6 और 716 राइफल का ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक दोनों तरह से इस्तेमाल किया जाता है। इस राइफल की सबसे ज्यादा खास बात यह है कि ये कभी जाम नहीं होती। मौसम कैसा भी हो, चाहे माइनस में टेम्परेचर हो, प्रचंड गर्मी हो, बारिश हो या नॉन स्टॉप फायरिंग करने में ये बेहतरीन साबित होती है। भारतीय सेना ने सबसे पहले 6 राइफल्स का इस्तेमाल उधमपुर में उत्तरी कमान में किया था और वहां पर काउंटर टेररिज्म को टारगेट करने के लिए इनका इस्तेमाल किया गया था। दरअसल 2019 में भारत की तरफ से अमेरिकी कंपनी 6 को 72,400 राइफल्स का ऑर्डर दिया गया था। फास्ट ट्रैक प्रक्रिया के तहत 6 राइफलें आई और इनमें से थल सेना को 66,400, वायुसेना को 4,000 और नौसेना को 2,000 राइफलें मिली। 6 और 716 की कार्बन स्टील बैरल 16 इंच की है। इसका टारगेट रेंज 500 मीटर है। इंसास राइफल को 6 और राइफल अपने आप में रिप्लेस करती है अगर, तो उसके जो खासियत है वो अपने आप में बहुत बड़ी है कि लाइटर गन है, साथ ही साथ सेमी ऑटोमेटिक है। आपको इसमें राउंड्स की जो मैगजीन्स है 5, 10, 20 और 30 राउंड की कैपेसिटी है एज पर द वेरिएशन रिक्वायर्ड। 500 मीटर का एक फिनोमिनल रेंज है जो अपने आप में काफी फर्क डाल सकता है। इस पर जरूरत के हिसाब से नाइट विजन, टॉर्च, चाकू, टेलीस्कोप समेत दूसरे उपकरण भी लगाए जा सकते हैं। इसमें 2 साइड से मैगजीन गेज दिया गया है। साथ ही चेंज ओवर भी दोनों साइड से दिए गए हैं ताकि लेफ्ट या फिर राइट हैंड लोग भी इसका आसानी से इस्तेमाल कर सके। करीब 3 किलो 800 ग्राम वजनी इस सेमी ऑटोमेटिक राइफल शॉर्ट स्ट्रोक पिस्टन पर आधारित है। इससे
गोली चलाने वाले को झटका भी कम लगता है और इसका निशाना भी अचूक है। बर्फीली वादियों में माइनस में गोता लगाता पारा हो या फिर रेतीली धरती का रण क्षेत्र या फिर पानी में घात लगाए बैठा दुश्मन, हर मोर्चे पर हिंदुस्तान के जाबाज डेडली वेपन के साथ देश की हिफाजत में मुस्तैद रहते हैं। अब सेना के जवानों को एक और ताकतवर असॉल्ट राइफल मिलने वाला है। नाम है AK-203। भारत और रूस के जॉइंट वेंचर इंडो रूसी प्राइवेट लिमिटेड ने भारत को 35,000 AK-203 राइफल सौंप दी हैं और 2011 से इनका प्रोडक्शन भारत में शुरू भी हो चुका है। ये मेक इन इंडिया के नारे को और ज्यादा बढ़ावा देगा, यानी आत्मनिर्भर भारत की ताकत को भी दिखाएगा। इतना ही नहीं, भारत इन राइफल्स को कई देशों में एक्सपोर्ट भी करेगा। 7.62 कैलिबर का AK-203 राइफल वजन में काफी हल्का है और इसका वजन अमेरिकी 600 राइफल के बराबर यानी कि 3 किलो 800 ग्राम है, जिससे सैनिकों को इसे ऑपरेट करने में काफी सहूलियत होती है। AK-203 राइफल की ताकत की बात की जाए तो ये 1 मिनट में 700 राउंड फायर कर सकती है। इसके पास 500 से 800 मीटर तक अचूक निशाना लगाने की क्षमता है। इसकी एक मैगजीन में 30 राउंड फायर होती हैं। AK-203 is a gas operated assault rifle। अपने आप में बड़ी फिनोमिनल चीज है। रशियन ओरिजिन की है, गैस ऑपरेटेड है, मैगजीन फेड है और मैगजीन में भी आपके पास ऑप्शन है कि 30 राउंड की या 50 राउंड की डिटैचेबल आपके पास मैगजीन हो। 7.62 mm बाय 39 mm की ये गन है। 400 से लेकर 800 किलोमीटर 800 मीटर तक का इसकी मारक क्षमता इसको एक अद्भुत लेवल पर ले जाती है कि जहां आप एनिमी को बहुत दूरी पर एंगेज कर सकते हैं। भारतीय सेना के लिए 7.5 लाख AK-203 असॉल्ट राइफल्स की जरूरत है, जिसके निर्माण की प्रक्रिया जारी है। इन 7 राइफल्स की जगह लेने के लिए AK-203 क्यों चुना गया, ये भी जान लीजिए। AK-203 राइफल इंसास राइफल की तुलना में छोटी, हल्की और घातक है। इंसास राइफल बिना मैगजीन और बायोनेट के 4.15 किलोग्राम वजन की है, जबकि AK-203 का वजन है 3.8 किलोग्राम। इंसास राइफल की लंबाई 960 मिलीमीटर है, जबकि AK-203 की महज 705 मिलीमीटर। वजन कम और लंबाई कम होने पर बंदूक को आसानी से लंबे समय तक ढोया जा सकता है। इससे थकान कम लगती है। लंबाई कम होने की वजह से हैंडलिंग आसान हो जाती है। AK-203 असॉल्ट राइफल्स में 7.62/39 mm की बुलेट्स लगती हैं, जो इसे और ज्यादा घातक बनाती हैं, जबकि इंसास में 5.56/45 mm की बुलेट्स लगती हैं। इंसास की रेंज 400 मीटर है, जबकि AK-203 असॉल्ट राइफल की रेंज 800 मीटर है, यानी काफी दूर से दुश्मन को मार गिराया जा सकता है, जिससे दुश्मन के नजदीक जाकर जान जोखिम में डालने का खतरा नहीं उठाना पड़ता। इंसास राइफल्स पर इनबिल्ट आयरन साइट माउंट पॉइंट लगाया जाता है ताकि दूरबीन से दुश्मन को देखा जा सके। इस मामले में AK-203 ज्यादा बेहतर है, क्योंकि इस पर एडजस्टेबल आयरन साइट तो है ही, इसके अलावा पिकैचनी रेल लगी है, यानी कि आप दुनिया के किसी भी तरह के दूरबीन को इस बंदूक पर लगा सकते हैं। दिल्ली से नवजोत रंधावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।